नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवीएन सीआईबी म्यूजिकल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे एवीएफएम के इंटायर सिलेबस से। तो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, एवीएफएम के एग्जामिनेशन में, आपको किस प्रकार से उसे अटेम्प्ट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। सवाल में पूछा जा रहा है कि एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है, पार वैल्यू दे रखा है 500 रुपीज का, उसे हम बेच रहे हैं 520 रुपया में, तो कन्वर्जन प्राइस क्या होगा यदि कन्वर्जन रेशियो 20 है। मैं आपको बेसिक चीज समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है, समझिए एक तरह का लोन है जो कि आपने एक कंपनी को दिया। ये मान लीजिए कंपनी है, आपने कंपनी को क्या दिया, लोन दिया। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया, ये आप हैं, ठीक है, तो आपने कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया कि वो आपको 500 रुपया पे करेगा। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, 500 रुपीज कंपनी आपको वापस पे करेगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पार वैल्यू, राइट, दिस इज कॉल्ड पार वैल्यू। तो वो 500 रुपये आपको पे करेगी जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके पास एक ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकुलर बॉन्ड को ना आप कन्वर्ट कर सकते हैं 20 शेयर्स में। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 20 शेयर्स। आप इसे चाहें तो 20 शेयर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी के स्टॉक का, जो कि हमारा कन्वर्जन रेशियो है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कन्वर्जन रेशियो 20 है, इसका मतलब कि आप चाहें तो इसे 20 शेयर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये जो कन्वर्जन प्राइस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्जन प्राइस, तो कन्वर्जन प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे कंपनी के स्टॉक का प्रत्येक शेयर को वैल्यू किया जाएगा यदि आप बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं। पहले आपके पास क्या था, पहले आपके पास था बॉन्ड, आपने उसे शेयर में कन्वर्ट कर लिया। तो यदि आप बॉन्ड से यदि आप बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिस प्राइस पे प्रत्येक शेयर का हर एक शेयर का जो वैल्यू होगा उसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन प्राइस। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो आपको यदि कन्वर्जन प्राइस कैलकुलेट करना है तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मूला शो करता हूं, पहले मैं इसे इरेज कर दूं। लेट मी इरेज इट एंड लेट मी शो यू द फॉर्मूला ऑफ हाउ टू राइट द कन्वर्जन प्राइस। तो कन्वर्जन प्राइस का आपको मैं फॉर्मूला शो करता हूं कि किस प्रकार से आप कन्वर्जन प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। देखिए, कन्वर्जन प्राइस निकालना है ना आपको, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन प्राइस इज इक्वल टू पार वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, कन्वर्जन प्राइस क्या होता है, पार वैल्यू को आप यदि कन्वर्जन रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो आपका कन्वर्जन प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका पार वैल्यू कितना है, तो पार वैल्यू है 500 रुपया। ठीक है, तो 500 रुपया आपका नॉमिनेटर में हो जाएगा 500, और आपका कन्वर्जन रेशियो कितना है, 20। मतलब कन्वर्जन रेशियो मिल गया आपको 20, तो 500/20 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कन्वर्जन प्राइस कितना मिल जाएगा, 25 रुपीज पर शेयर। ये आपका कन्वर्जन रेशियो हो गया 25 रुपीज पर शेयर, समझे। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप बॉन्ड को स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे ना, तो प्रत्येक शेयर का वैल्यू कितना रहेगा, 25 रुपए का शेयर रहेगा। ये बात समझ में आई। तो यही है कि आपके पास एक लोन था, आपने, देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपका एक लोन था 500 रुपया का कंपनी को, आपने बोला क्या कि हम उस पैसे को वापस ले लें। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस पैसे को आप वापस ले सकते हैं, या उस लोन को आप 20 शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपनी के स्टॉक के 20 शेयर में। तो प्रत्येक शेयर का वैल्यू कितना होगा, 25 रुपया होगा। ठीक है, यदि आपने उस लोन को कन्वर्ट कर लिया इसमें। तो यही पॉइंट है दोस्तों, यही चीज समझाया जा रहा है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से। कन्वर्जन रेशियो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि एक शेयर मार्केट का प्राइस दे रखा है आपको ₹30। ठीक है, तो शेयर मार्केट का प्राइस आपको दे रखा है ₹30, और उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है कि एक वारंट कंटेन्स द राइट टू परचेज 1 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक एंड इज एक्सरसाइजेबल एट ₹20 पर कॉमन शेयर। द वारंट थ्योरेटिकल वैल्यू इज। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक टिकट है, जिसके थ्रू आप एक मूवी टिकट खरीद सकते हैं स्पेसिफिक प्राइस के लिए। तो आपके पास क्या है, बेसिकली आपके पास बेसिकली है मूवी टिकट, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन थ्रू एन एग्जांपल। तो सपोज यू हैव अ मूवी टिकट, ठीक है। सो इस मूवी टिकट के माध्यम से आप एक मूवी टिकट खरीद सकते हैं, टिकट के माध्यम से मूवी टिकट खरीद सकते हैं स्पेसिफिक प्राइस पे, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, ये टर्म ध्यान रखिए क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे।
एक्सरसाइज प्राइस को, ठीक है। चाहे एक्चुअल प्राइस आपका हायर भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उस टिकट को इस प्राइस पे खरीद सकते हैं। इसे हम लोग क्या करें, एक्सरसाइज प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये जो 30 रुपया है ना, मार्केट का जो प्राइस 30 रुपया दिया हुआ है, ये आपका मूवी टिकट प्राइस है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, दिस इज योर मूवी टिकट प्राइस, ओके, दिस इज योर मूवी टिकट प्राइस ₹30। और आपका जो एक स्पेशल टिकट प्राइस है ना, वो है ₹20। ये आपका एक्सरसाइजेबल प्राइस है, ठीक है। तो आपके लिए थ्योरेटिकली बेनिफिट क्या है कि आप टिकट को 20 रुपये का खरीद पा रहे हैं, ठीक है, अपने स्पेशल टिकट को, जबकि सभी आप बाकी लोगों को 30 रुपये पे पे करना पड़ेगा। बाकी लोग 30 रुपये पे खरीदेंगे और आपके लिए स्पेशल प्राइस कितना दे रखा है, 20 रुपया दे रखा है। समझे इस बात को। तो इसीलिए दोस्तों थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपका स्पेशल टिकट का है वो आपका कितना हो गया, तो थ्योरेटिकल वैल्यू आपके स्पेशल टिकट का है वो है आपका 10 रुपीज़, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंट करता है कितना पैसा आपने बचा लिया इसके माध्यम से। तो सेम कंसेप्ट आपका अप्लाई होता है वारंट में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वारंट की बात की जा रही है ना, मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया मूवी टिकट के बारे में। देखिए वारंट में क्या होता है कि वारंट आपको एक राइट देता है कि आप एक स्टॉक के शेयर को स्पेसिफिक प्राइस पे खरीद सकते हैं, जिसे हम लोग एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं, चाहे मार्केट प्राइस हायर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों जो वारंट का जो थ्योरेटिकल प्राइस होता है ना, वो मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। इसी को याद रहेगा आपको। तो मार्केट प्राइस देख लीजिए, एक्सरसाइज प्राइस देख लीजिए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका वारंट का थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कंट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। तो इमेजिन कीजिए कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है। तो देखिए आपका नंबर कैसे रिलेटेड है बिजनेस से, वो समझिए कि यहाँ जो सेल्स दे रखा है 1 लाख रुपया, ये आपका टोटल रेवेन्यू है। ये जो 20,000 रुपया है ये आपका फिक्स कॉस्ट है, जो कॉस्ट आपके सेल्स से बदलेगा नहीं। जैसे कि आपका रेंट हो गया या आपका सैलरी हो गया, ये सभी आपके फिक्स कॉस्ट होते हैं। कंट्रीब्यूशन दे रखा है दोस्तों, देखिए कंट्रीब्यूशन इन दोनों के बीच, कंट्रीब्यूशन आई थिंक इट इज गिवन 40,000, ठीक है। अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग आगे निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने फिक्स कॉस्ट को सेल से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो जो बचा दैट्स कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और P/V रेशियो दे रखा है इन्होंने 40% का। तो मतलब ये हुआ, ये आपको बताता है कि आपका सेल्स कितना परसेंटेज आपका सेल्स का फिक्स कॉस्ट को कवर करने में और प्रॉफिट को जनरेट करने में जाता है। अब पूछा क्या गया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपको बताता है कितना प्रॉफिट जो है, कैसे प्रॉफिट चेंज होगा सेल्स में चेंज होने से। यदि DOL ज़्यादा है, इसका मतलब कि सेल्स में थोड़ा सा चेंज आएगा तो आपको प्रॉफिट में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। मतलब आपका जो बिजनेस है वो सेल्स में चेंज होने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और यदि DOL कम होगा, इसका मतलब कि सेल्स में छोटा सा चेंज आएगा तो हल्का सा चेंज आएगा प्रॉफिट में। तो दोस्तों यहाँ पे जो DOL का फॉर्मूला हमें यूज करना है ना, वो फॉर्मूला यूज करना है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हमें EBIT निकालना होगा। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप पूछेंगे कि EBIT कैसे निकालें, मैं समझाता हूँ। देखिए EBIT निकालना है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आपको क्या दे देगा, EBIT दे देगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालें, हाउ डू यू फाइंड द कंट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ इसको साइड में लिखता हूँ। कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपका जो सेल्स है ना इंटू PV रेशियो। तो सेल्स इंटू PV रेशियो करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सेल्स कितना का है हमारा, 1 लाख का है। तो 1 लाख का जो 40% हिस्सा है वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 40,000। तो 40,000 आपका कंट्रीब्यूशन मिल गया, यानी कंट्रीब्यूशन की जगह आप 40,000 लिख देंगे। और आपका जो कंट्रीब्यूशन में से जो फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे वही आपका अर्निंग होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका अर्निंग कितना का है, फिक्स कॉस्ट कितना का है, 20,000 का। यानी 20,000 माइनस कर लेंगे कंट्रीब्यूशन में से तो 20,000 आ जाएगा। मैंने आपको बोला था ना P/V रेशियो क्या बताता है, कि आपका P/V रेशियो यही बताता है कि कितना सेल्स जो है ना फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जाता है। समझे, वही होता है आपका P/V रेशियो। तो 40% जा रहा है आपके सेल्स का, ठीक है। सेल्स का 40% जो है आपका 2 पार्ट को कवर करने में जा रहा है। एक तो आपका फिक्स कॉस्ट को कवर करने में और प्रॉफिट जनरेट करने में। तो हमने उस बेसिस पे कंट्रीब्यूशन निकाल लिया और फिर हमने EBIT निकाल लिया। अब EBIT निकाल लिया हमने, तो फिर DOL निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो दोस्तों कंट्रीब्यूशन कितना निकला है, कंट्रीब्यूशन निकला है हमारा 40,000 और EBIT कितना निकला है 20,000। तो इस रेशियो कितना मिला 2:1, यानी 2 रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारा DOL 2 है, मतलब कि यदि सेल्स में 1% चेंज होगा तो प्रॉफिट हमारा 2% चेंज होगा।
तो सिंपल टर्म्स में कहें कि आपका बिजनेस जो है ज़्यादा स्लाइटली सेंसिटिव है सेल्स में चेंज होने से। यदि सेल्स में हल्का सा बढ़ेगा तो आपका जो है प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो सेल्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने में जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट को समझना है हमें। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यदि इस प्रकार का क्विक रिवीजन सेशन चाहिए, क्विक रिवीजन कंटेंट चाहिए, तो हमारे कैप्सूल कोर्स का आप हेल्प ले सकते हैं। कैप्सूल कोर्स बेसिकली डिजाइन ही किया गया है इस प्रकार से ताकि आपको ABFM के कंप्लीट सिलेबस को क्विकली रिवाइज हो जाए। इसमें फॉर्मूला PDF, क्विक रिवीजन PDF सारा कुछ अवेलेबल है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझे डिटेल जानकारी ले सकते हैं कैप्सूल PDF के रिगार्डिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे DTL के बारे में पूछा गया है कि आपको पूछा गया है कि DTL बता दो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज बता दो। ठीक है, डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज बता दो, सॉरी नॉट कंबाइंड लीवरेज, DTL बता दो। तो यहाँ पे सेल्स दे रखा है 20 लाख का। शायद एक क्वेश्चन छोटा है क्या, एक मिनट, लेट मी चेक। आई थिंक आई बिलीव वन क्वेश्चन, ओके नो। देखिए, यहाँ पे सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, बोरोइंग दे रखा है। आपसे पूछा है कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज बता दो। ठीक है, DTL ही बोलते हैं। सर इमेजिन कीजिए कि आपका एक बिजनेस है, ये आपका सेल्स है, ये 20 लाख आपका सेल है। तो जो भी रेवेन्यू आप प्रोडक्ट सर्विस को बेच के कमा रहे हैं वो सेल्स होता है आपका। वेरिएबल कॉस्ट 40% है, मतलब 40% यदि 20 लाख का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 40% यदि आप 20 लाख का निकालेंगे तो दिस विल गिव यू हाउ मच, दिस विल गिव यू 8 लाख। ठीक है, 8 लाख आपका वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब ये कॉस्ट जो कि सेल्स के साथ चेंज होगा। ठीक है, डायरेक्टली चेंज होगा। फिर दोस्तों आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन निकालना है तो निकाल ही लीजिए कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। तो आपका 20 लाख में से 1 लाख 8 लाख घटा देंगे तो 12 लाख हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। तो 12 लाख आपका कंट्रीब्यूशन निकल गया। फिक्स कॉस्ट दे रखा है 10 लाख, मतलब जो कॉस्ट आपका कांस्टेंट रहेगा चाहे सेल्स कितना भी हो। तो आपको देखिए कंट्रीब्यूशन मिल गया 12 लाख और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको EBIT मिल जाएगा। EBIT क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो 12 लाख में से आप 10 लाख घटा दीजिए, यानी 2 लाख का आपका EBIT मिल गया, अर्निंग हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों बोरोइंग दे रखा है 10 लाख का। देखिए एक एक चीज को क्वेश्चन देखिए तो समझ जाइए चीजों को। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको EBIT मिलेगा। और बोरोइंग दे रखा है 10 लाख का, मतलब इतना पैसा आपने लेंडर से बोरो किया है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 लाख का 8% यानी 80,000। 80,000 आपको ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में। ठीक है, ये आपका कॉस्ट ऑफ बोरोड मनी है। ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोड मनी, समझे ना। इंटरेस्ट को ही कहा जाता है कॉस्ट ऑफ बोरोड मनी। तो दोस्तों तो आपका EBT कितना हो जाएगा, देखिए EBT भी निकाल सकते हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो EBIT हमने निकला 2 लाख और माइनस 80,000 माइनस कर दीजिए तो EBT मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों आपको DCL जो पूछा क्या जा रहा है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ये क्या बताता है कि आपका प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है यदि सेल्स में चेंज होने से। तो ये इसमें दोनों चीज आता है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी आता है कि कितना प्रॉफिट सेंसिटिव है सेल्स में चेंज होने से, और फाइनेंशियल लीवरेज भी आता है कितना सेंसिटिव प्रॉफिट है डेप्थ में चेंज होने से। तो DCL का आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, ये बताइए। DCL का फॉर्मूला पता है कि नहीं, मैं बताता हूँ। DCL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, याद रख लीजिए। देखिए यदि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT करेंगे तो आपको DOL मिलेगा, यदि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT करेंगे तो आपको DCL मिलेगा। ऐसे फॉर्मूला रटा जाता है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना निकला है हमारा, 12 लाख का कंट्रीब्यूशन है, और EBT कितना है हमारा, 1,20,000 का EBT है। तो दोस्तों 10 नहीं आ गया आपका DCL, मतलब कि यदि 1% चेंज आपका सेल्स होगा, यदि आपका 1% सेल्स में 1% चेंज होगा तो प्रॉफिट आपका 10% चेंज होगा। मतलब आपका बिजनेस हाईली सेंसिटिव है सेल्स में चेंज होने से। हल्का सा सेल्स में चेंज हो रहा है तो आपकी प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज काफी ज्यादा है, मतलब आपका सेल्स का ज्यादा पोर्शन जो है फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने में जा रहा है, और आपका फाइनेंशियल लिवरेज भी काफी हाई है, मतलब आप ज्यादा डेट पे रिलाई कर रहे हैं। तो कॉशियस रहें, क्योंकि आपका यदि सेल्स थोड़ा सा घटेगा तो आपका प्रॉफिट भी घट सकता है। याद रखिएगा जितना ज्यादा आपका DCL रहेगा ना उतना ही बिजनेस रिस्कियर होता है। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है ना चीजों को, यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का, कि आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी मैनेजमेंट, इमेजिन कीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, ये आपको 1 करोड़ रुपया, आप इमेजिन कीजिए यू हैव 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, 1 करोड़ रुपया है और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में जो कि 5 साल लंबा चलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट को आपको टोटल इनकम जनरेट करेगा 60 लाख रुपया अगले अपने लाइफ टाइम तक, लेकिन प्रोजेक्ट का कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, यहाँ लिखा है कि नो रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, नो रेसिडुअल वैल्यू, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है अपने लाइफ टाइम में। मतलब लाइफ जब खत्म हो जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा, मतलब इसका कोई रेशियल वैल्यू ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई रेशियल वैल्यू नहीं रहेगा।
तो की पॉइंट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 साल का, टोटल इनकम आपको 60 लाख का हो रहा है, कोई रिसेल वैल्यू नहीं है। आपको निकालना क्या है कि आपको निकालना है कि आपको स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को यूज करना है, आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ को समझिए। एक कंसेप्ट होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट का, इसको समझिए। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट जब आप समझेंगे ना तभी आप ARR निकाल पाएंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR बोलते हैं। तो दोस्तों हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ को यूज कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को यूज नहीं करना, आप यहाँ पे 1 करोड़ यूज नहीं करेंगे, समझे। तो चूंकि कोई साल्वेज वैल्यू है ही नहीं, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ हो जाएगा। इसका फॉर्मूला पता है ना आपको कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस फाइनल इन्वेस्ट प्लस साल्वेज वैल्यू, ठीक है। फाइनल इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो रेजिडुअल वैल्यू बताया प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ बाई 2 हो जाएगा, यानी 50 लाख हो जाएगा। तो ये 50 लाख हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दूसरा चीज है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ना, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपको कितना प्रॉफिट मिला। दूसरा चीज है एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल इनकम जितना हो रहा है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल इनकम को नॉमिनेटर में डाल दीजिए और नंबर ऑफ ईयर्स को आप क्या डाल दीजिए, डिनोमिनेटर में। तो इनकम कितना हो रहा है आपको, 60 लाख का इनकम हो रहा है, और ये आपका एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 साल में कितना प्रॉफिट है 60 लाख में, और 5 साल में हो रहा है तो 5 ईयर्स यानी 12 लाख का प्रॉफिट हो रहा है आपको 1 साल में। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, ये मेजर होता है कि प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो ARR होता है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, लेट मी इरेज इट, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो आपका ARR होता है ना, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पे, ओके। ARR, तो बेसिकली ARR क्या होता है, आपका एवरेज प्रॉफिट, इसको नॉमिनेटर में डाल दीजिए, और जो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट है इसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 12 लाख का है, 50 लाख का आप इन्वेस्टमेंट है, इंटू 100 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 24%, यानी 24% आपका ARR है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्ट का है वो 24% है, मतलब आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया प्रोजेक्ट में, और आप जो है, ठीक है, तो 1 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया प्रोजेक्ट में, और उसके बाद ऑन एन एवरेज आपके पास 50 लाख है इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। ये पॉइंट समझ में आया। तो ये चीज, ये सवाल है आपका। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है। तो आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और ऑन एन एवरेज आपके पास 50 लाख था प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड ओवर इट लाइफ टाइम। तो आपका जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट था वो था 12 लाख का। 12 लाख का आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इस कारण से आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 24% मिल रहा है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अर्न कर रहा है 24% एनुअली एवरेज पे, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट 24% एनुअली अर्न कर रहा है एवरेज पे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसको हम लोग इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारा क्वेश्चन मैकुलन बुक से लिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे इसको आसानी से निकालना है। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। देखिए, कंपनी का शेयर को कोट किया गया है 24 रुपीज पर शेयर का। देखिए, तो मतलब ये क्या हुआ कि इमेजिन कीजिए कि आप शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी का। तो सबसे पहले जो उसका करंट जो शेयर आप खरीद रहे हैं ना कंपनी में, तो उसका जो करंट शेयर प्राइस है वो देखिए। करंट शेयर प्राइस क्या है इसका, सो करंट शेयर प्राइस इज ₹40, ठीक है, ये करंट शेयर प्राइस है। और लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो है ₹4 पर शेयर, मतलब ये वो पैसा है जो कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया अपने प्रॉफिट में से, समझे। उसके बाद दोस्तों, एस्टिमेटेड कंपनी ग्रोथ कितना है, 16% का। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट जो है हर एक साल कितना बढ़ेगा। उसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना का है, 20% का। इसका मतलब कि मिनिमम रिटर्न जो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे रिसीव करेंगे। आपसे पूछा गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बता देना है। क्या पूछा गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि कितना प्राइस आप पे करेंगे शेयर पे बेस्ड ऑन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। एक मॉडल होता है जिसको कहते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कितना प्राइस एक शेयर का पे करेंगे। तो आप जानना चाह रहे हैं कि शेयर का फेयर प्राइस कितना है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के माध्यम से आप इस प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि D0 जो है वो है आपका लास्ट ईयर डिविडेंड। मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस मॉडल को। लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो है D0, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है, जो कि आप ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मान लीजिए है G। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न,
ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए आर है, तो जो फॉर्मूला होता है ना प्रॉफिट निकालने का वो होता है D1 अपॉन R माइनस जी। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो ये D1 क्या है? D1 है हमारा नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। तो D1 कैसे निकालेंगे? D1 निकालने के लिए D नॉट इंटू 1 प्लस जी करना पड़ेगा। तो D नॉट मतलब लास्ट ईयर डिविडेंड कितना था? 4 रुपीज पर शेयर था, ठीक है। और 1 प्लस जी क्या है यहाँ पे? जी है आपका ग्रोथ रेट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 16% का, यानी 0.16 का, यानी 4 इंटू 1.16 यानी कि आपको 4.64 मिल जाएगा। ये आपको D1 मिल गया। पी नॉट क्या है? यहाँ पे देखिए एक टर्म आपको मिला है पी नॉट। मैं थोड़ा पी नॉट के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो टर्म पी नॉट है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शेयर का मार्केट प्राइस जो हम खोजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो D1 की जगह लिख दीजिए 4.64, R की जगह लिख दीजिए आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि 20% है, यानी 0.2 माइनस 0.16, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 116। मतलब ये हुआ कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे जो शेयर का फेयर प्राइस है वो 116 रुपया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। मतलब कंपनी जो है क्विकली ग्रो कर रही है और वो हायर डिविडेंड पे करेगी फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? इस बेसिस पे जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, तो शेयर जो है वर्थ मोर है करंट मार्केट प्राइस 40 रुपीज से। यदि आप कंपनी को बिलीव करेंगे कि ये ग्रो करेगी, तो शेयर को 116 पे खरीदना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये एक तरीका है कंपनी के स्टॉक को वैल्यू करने का। और भी फैक्टर को कंसीडर किया जाता है दोस्तों, बस फॉर्मुला याद रख लीजिए। पी नॉट बराबर D1 अपॉन R माइनस जी। डी नॉट होता है लास्ट ईयर डिविडेंड, D1 होता है जिस साल का डिविडेंड हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये फॉर्मुला यूज करके आप निकाल सकते हैं, और फिर R माइनस जी से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। फेयर प्राइस तो फेयर प्राइस मिल जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए शेयर पे ये भी सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसको देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको कि अ कंपनी विल पे डिविडेंड ऑफ ₹5 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो कंपनी जो है डिविडेंड पे करेगी कितना रुपया का? 5 रुपया का डिविडेंड पे करेगी एक साल, आज से 1 साल बाद। डिविडेंड जो है किस रेट से ग्रो करेगा? डिविडेंड 10% पर एनम के रेट से ग्रो करेगा, राइट। डिविडेंड विल ग्रो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यदि इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए 14% का, यदि इन्वेस्टर को 14% का रिटर्न चाहिए, तो शेयर का फेयर प्राइस क्या होगा? सेम मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे कंसेप्ट को यूज करना है। इमेजिन कीजिए कि आप एक शेयर खरीदना चाह रहे हैं कंपनी का। तो सबसे पहले नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड देख लीजिए। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना है? 5 रुपया। मतलब ये हुआ कि कंपनी जो ये वो पैसा होगा जो कि कंपनी आपको पे करेगी शेयर का अगले साल, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट कितना है? 10% का, यानी कितना डिविडेंड हर एक साल बढ़ेगा। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 14%। मतलब मिनिमम एनुअल रिटर्न जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। फेयर प्राइस ऑफ शेयर पूछा जा रहा है, मतलब ये प्राइस जो है आप पे करेंगे शेयर के लिए, समझे? शेयर के लिए प्राइस पे करेंगे। तो आप जानना चाह रहे हैं कि शेयर का क्या वर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉडल होता है, इसको कहते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। तो दोस्तों कुछ ग्रोथ मॉडल आप पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। तो ये जो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है ना, इसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले डी को समझिए। डी मतलब होता है नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। उस टर्म को समझ लीजिए। डी मतलब होता है नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, ठीक है। जी होता है हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट, यानी डिविडेंड का जो है ग्रोथ रेट जो होगा उसको हम लोग जी से नोट करेंगे, ठीक है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा आर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर डी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। सिमिलर है पिछला मॉडल से। तो दोस्तों पी क्या है? फेयर प्राइस ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला जस्ट पुट कर दीजिए। डी मतलब क्या होगा? अगले साल का डिविडेंड 5 रुपया दिया हुआ है। आर माइनस जी कितना है? आर है आपका 14% और जी है आपका 10%, यानी 0.14 माइनस 0.10, यानी कितना हो जाएगा? ये आपका 125 मिल जाएगा। मतलब गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे जो फेयर प्राइस है शेयर का वो 125 है। मतलब कंपनी जो है डिसेंट डिविडेंड देगी अगले साल और इसे बढ़ाएगी अगले आने वाले साल में। तो ये जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, शेयर वर्थ मोर है करंट मार्केट प्राइस से, समझे? तो यदि आप यदि बिलीव करते हैं कि कंपनी जो है ग्रो करेगी और इंक्रीजिंग डिविडेंड बढ़ेगा, तो आप 125 रुपये में शेयर खरीदना काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। यही मतलब है इसका, समझिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, कि इसको देखते हैं। व्हेन द शेयर मार्केट प्राइस इज ₹30, देखिए इसको समझिए दोस्तों। ये जो ग्रोथ मॉडल वाला टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है पी अपॉन डी अपॉन आर माइनस जी। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। सवाल को जरा देखते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि शेयर मार्केट का प्राइस है ₹30, ठीक है, और वारंट कंटेन करता है राइट टू परचेज 1 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक एंड इट एक्सरसाइजेबल एज ₹20। ये मैंने ऐसा डिस्कस किया है। वारंट का थ्योरेटिकल वैल्यू ₹10 होगा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी मैंने डिस्कस किया है। कन्वर्टेबल बॉन्ड पार वैल्यू ₹500 का, उसे बेचा जा रहा है 520। इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है।
ठीक है, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इसको देख लेते हैं। इसको मैंने आपको शुरू में बताया था, पहला क्वेश्चन हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में ही डिस्कस किया था। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है, पार वैल्यू दे रखा है 500 रुपये का, उसे हम लोग बेच रहे हैं 520 रुपये में, तो कन्वर्जन प्राइस क्या होगा यदि कन्वर्जन रेशियो 20 है। इसको समझते हैं दोस्तों, क्या क्या पॉइंट समझाया जा रहा है यहाँ पे, एक एक चीज को समझिए। मैं आपको बेसिक समझ, इमेजिन कीजिए कि आपका एक लोन एग्रीमेंट है एक कंपनी के साथ, ये कंपनी है और ये आप हैं, आपका और कंपनी का लोन एग्रीमेंट है, ठीक है। तो आप जो है उसे 500 रुपया देते हैं, किसे देते हैं, कंपनी को 500 रुपया देते हैं जो कि पार वैल्यू है, और वो आपको जो है ये पैसा कुछ दिन बाद वापस कर देगी। लेकिन दोस्तों वो आपको एक एडिशनल ऑप्शन भी देती है, आप चाहें तो इस लोन को 20 शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 शेयर वो कंपनी आपको ऑफर दे रही है, आप चाहें तो इस लोन को 20 शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपनी के स्टॉक के 20 शेयर में वो वापस पैसा ना देकर आपको बोलेगी कि तुम मेरा कंपनी का 20 शेयर ले लो। तो इस ऑप्शन को कहते हैं कन्वर्जन रेशियो। क्या कहा जाता है इसे, इनमें देखिए कंसेप्ट भी समझाते चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन के माध्यम से। इसे कहा जाता है कन्वर्जन रेशियो। कंपनी ये बोली कि तुमने 500 रुपये जो हमें दिया, तो मेरा 20 स्टॉक खरीद लेना, तो उसको कहते हैं कन्वर्जन रेशियो, यानी 20 रुपीज पर रुपीज 500, मतलब पर 500 20 शेयर पर रुपीज 500। तो आपको लोन को शेयर में बदलना है, तो आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पे करना पड़ेगा पर शेयर को, जिसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जन प्राइस। कन्वर्जन प्राइस क्या होता है कि जो पैसा आपको पे करना पड़ता है लोन को शेयर में बदलने के लिए। तो दोस्तों आप देखिए बॉन्ड को अभी कितना रुपए में बेचा जा रहा है, 520 रुपया में, ठीक है, जो कि स्लाइटली हायर है पार वैल्यू से। तो आपको फाइंड करना है कन्वर्जन प्राइस क्या होगा। तो कन्वर्जन प्राइस का फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, बॉन्ड पार वैल्यू, बॉन्ड का पार वैल्यू कितना है उसको डिवाइड कर लीजिए कन्वर्जन रेशियो से, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड का पार वैल्यू कितना है, 500 रुपया है, पार वैल्यू समझिए, हाँ, करंट मार्केट प्राइस नहीं। और कन्वर्जन रेशियो कितना है, 20, यानी 25। मतलब दोस्तों या तो आप 500 रुपये वापस ले लीजिए या उसको 20 शेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, और प्रत्येक शेयर का वर्थ कितना रहेगा, 25 रुपया का रहेगा एक शेयर, यदि आप कन्वर्जन ऑप्शन को चूज करते हैं। तो एसेंशियली आपके पास चॉइस है, या तो पैसा वापस ले लीजिए। तो ये कन्वर्जन प्राइस जो है ना, मार्केट प्राइस से लोअर सेट किया जाता है स्टॉक का, ताकि अट्रैक्टिव हो इन्वेस्टर को कि वो अपने बॉन्ड को कन्वर्ट कर सके इसमें। कन्वर्टेबल बॉन्ड इन्वेस्टर को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है कि वो फिक्स्ड इनकम या पोटेंशियल इक्विटी गेन के बीच में चूज कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गई आपको। चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एमसीक्यू सेशन। होपफुली हमने सारा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लिया। कैसा लगा आपके साथ जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।